हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो जिसमें हम बात करने वाले एक नए मैनबोर्ड आईपीओ के बारे में। नाम है कंपनी का सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मैं बहुत दिनों बाद किसी मैनबोर्ड आईपीओ कवर कर रहा हूँ। इनफैक्ट बहुत दिनों बाद ही कोई ऐसा मैनबोर्ड आईपीओ आया है जिसकी थोड़ी अच्छी जीएमपी है, जिसमें हमारा थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। लेकिन सिर्फ जीएमपी के बेस पर हमें कुछ भी डिसाइड नहीं करना है। जीएमपी तो खैर मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जीएमपी के साथ साथ हमें कंपनी के बिजनेस और उसकी आईपीओ की डिटेल्स के बारे में पता होना भी बहुत जरूरी है। और वही हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ताकि हम एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं कि भाई हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर अप्लाई करना भी है तो हम लिस्टिंग एज के लिए अप्लाई करें या लॉन्ग टर्म के लिए। इन्हीं सब टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बताऊं तो देखिए, सिंपल वर्ड्स में इसका बिजनेस ये है कि एक मेटल रिसाइकलिंग कंपनी है। जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज होती हैं जो कि कार बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, बाइक बनाते हैं, उनके बाद जो भी मेटल स्क्रैप बचता है, भाई मान लो किसी कंपनी ने अपनी एक गाड़ी बनाई है तो पीछे उनका जो मेटल स्क्रैप बचा होगा, जो कचरा बचा होगा, उसमें एल्यूमिनियम भी होगा, कॉपर भी होगा, जिंक भी होगा, वो स्क्रैप एक कंपनी उनसे खरीद लेती है। उस स्क्रैप को ही रिसाइकिल करते हैं, जिसे कहते हैं मेटल रिसाइकलिंग, और उससे कुछ ना कुछ यूजेबल आइटम तैयार कर देते हैं। तो ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। और जो यूजेबल आइटम ये तैयार करते हैं उसे वो ऑटोमोबाइल कंपनीज ही वापस खरीदती हैं। यानी कि एक तरह से जो इनकी रॉ मटेरियल की सप्लायर्स हैं, जो इन्हें कचरा सेल करती है, मेटल स्क्रैप सेल करती हैं, वही इनसे इनका फिनिश प्रोडक्ट खरीद लेती है। तो ये एक प्रॉपर चेन की तरह काम करता है। भाई जहां से आपके पास अपना रॉ मटेरियल आया है, उन्हीं को आपने अपना फिनिश प्रोडक्ट सेल कर दिया है। इनकी क्लाइंट बुक में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा कार्स, रॉयल एनफील्ड, ये सारी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज के नाम शामिल हैं। तो ये इनका बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल है। ये मेटल स्क्रैप खरीदते हैं, उसे रिसाइकिल करते हैं और कुछ ना कुछ ढंग के काम की चीज उससे बना देते हैं, जिसे आगे सेल कर देते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि ऑटोमोबाइल कंपनीज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये खुद तो भले एक मेटल कंपनी, एक मेटल रिसाइकलिंग कंपनी है, लेकिन इनका जो पूरा बिजनेस है, जो इनके बिजनेस की डिमांड है, वो टोटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर ही डिपेंड करती है। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा करती रही तब तो इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा करेगा। लेकिन अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिमांड नहीं हुई, देन फिर इनका बिजनेस भी स्लो डाउन में जा सकता है। और साथ ही मेटल प्राइसेस भी इस कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भाई अगर प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट रही तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्लक्चुएट हो सकती है। तो ये कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप इस कंपनी में कुछ लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं। तो बाकी अगर हम इस कंपनी के बिजनेस नंबर्स की बात करें तो देखिए, जो कंपनी की टॉप लाइन है, जो रेवेन्यू का अमाउंट है, वो तो ऑनेस्टली ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। पिछले 3-4 साल से इसकी रेवेन्यू 6000 करोड़ रुपीज के आसपास ही है, तो वहां तो ज्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन बॉटम लाइन में कंपनी के प्रॉफिट अमाउंट में बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। हाँ, 2024 में तो कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस रिपोर्ट किया था, लेकिन वो एक वन टाइम इवेंट था। तब कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को क्लियर किया था, तो इन्हें वन टाइम प्रोविजंस बनाने पड़े थे, तो उसकी वजह से आपको इतना बड़ा लॉस दिख रहा है। लेकिन उसके अलावा कंपनी अपनी बॉटम लाइन को लगातार एक अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है। पहले 100 करोड़ रुपीज, फिर 150 करोड़ रुपीज, और इस साल FY26 में कंपनी ने आराम से मोर देन 200 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया होगा। क्योंकि नंबर्स हमारे पास 3 क्वार्टर्स के ही है, लेकिन अगर हम इसे एवरेज आउट कर दें तो इजीली मोर देन 200 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट कंपनी ने इस साल अचीव कर लिया होगा। तो बॉटम लाइन की ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन टॉप लाइन में थोड़ी कमी है। एक पॉइंट यहाँ हाईलाइट करने वाला ये भी है कि देखिए, कंपनी की रेवेन्यू तो 6000 करोड़ रुपीज के आसपास है, लेकिन प्रॉफिट महज 200 करोड़ रुपीज है। क्योंकि कंपनी का अपना ओरिजिनली कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। ये बस रॉ मटेरियल तो क्या, मेटल स्क्रैप कहीं से खरीदते हैं और उससे कुछ ना कुछ बनाकर आगे सेल कर देते हैं। तो इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहेंगे, क्योंकि बिजनेस का नेचर ही ऐसा है। ये अभी बस 2.5-3% के प्रॉफिट मार्जिन पर ही ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनका टर्नओवर काफी ज्यादा होता है, 6000 करोड़ रुपीज के आसपास की रेवेन्यू है, तो आराम से ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। बाकी रिजर्व में इनके पास है 1460 करोड़ रुपीज, लेकिन उसी के आसपास का इनका डेट अमाउंट भी है अराउंड 1300 करोड़ रुपीज का। पर वैसे इस टाइप के बिजनेस मॉडल में डेट अमाउंट तो होता ही है, ये बहुत कॉमन है, तो इसे हम कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं कह सकते। इनफैक्ट कंपनी काफी इजीली इस डेट को मैनेज कर सकती है। तो देखिए, अभी तो इस कंपनी के नंबर्स ठीक ही है, लेकिन ये सारे पास्ट नंबर्स हैं। अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म का कुछ भी प्लान करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, देन आपको इसकी अपकमिंग क्वार्टर्स के नंबर्स ट्रैक करने होंगे। भाई आगे चलकर ये कंपनी कैसे नंबर्स रिपोर्ट करती है, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं, उसी के बेसिस पर मार्केट इनको रिवॉर्ड करेगा या फिर पनिश करेगा, तो वो तो आपको ट्रैक करने ही होंगे। बाकी अभी तो इसके नंबर्स ठीक लग रहे हैं, कोई भी मेजर रेड फ्लैग हमें कंपनी के नंबर्स में देखने को नहीं मिला है। बाकी पी रेशियो अभी इसका है 20 का, जो कि देखने में आपको कम लग सकता है, लेकिन क्योंकि एक मेटल कंपनी है और ऐसे साइक्लिकल कंपनीज को मार्केट ज्यादा पी नहीं देता है, तो ये एक रीजनेबल पी है। ना तो ये अंडरवैल्यूड है और ना ही ओवरवैल्यूड। और हाँ, आईपीओ की अपर प्राइस बैंड पर इसकी मार्केट कैपिटल है 4205 करोड़ रुपीज, यानी कि लिस्टिंग के बाद ये एक स्मॉल कैप कंपनी की कैटेगरी में रहने वाली है, एटलीस्ट कुछ टाइम तक। तो देखिए, ओवरऑल इस कंपनी के नंबर्स ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करते हैं, लिस्टिंग इसके लिए प्लान करते हैं, तो ऐसा कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है जो कि इस पर इंपैक्ट डाल सकता है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी प्लान करते हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले कहा है, आपको आगे चलकर भी कंपनी के नंबर्स को ट्रैक करना होगा। अभी चाहे जितने मर्जी अच्छे नंबर्स हो, लेकिन अगर आगे चल के नंबर्स खराब हो गए तो मार्केट ने उस स्टॉक को पनिश ही करना है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो देखिए, ये आईपीओ कल ही ओपन होने वाला है 3 जून को, और 5 जून तक ओपन रहेगा, 3 से लेकर 5 तारीख तक। इसकी जो प्राइस बैंड है वो है 182 से 192 रुपीज।
तो लोअर प्राइस बैंड से हमें वैसे भी मतलब नहीं है और आईपीओ की अपर प्राइस बैंड पर ही यानी कि 192 की प्राइस पर ही हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है। और ये जो आईपीओ है ये है 631 करोड़ रुपीज का। तो एक मैनमोड आईपीओ के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी साइज का आईपीओ नहीं है, काफी छोटा आईपीओ है। और ये आईपीओ 100% ओएफएस है, कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, जो कि एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। भाई इस आईपीओ से कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जो पूरे 631 करोड़ रुपीज है वो कंपनी के प्रमोटर्स को ही मिलने वाले हैं, क्योंकि वही अपने शेयर्स पब्लिक को सेल कर रहे हैं, ना कि नए शेयर्स इश्यू किए जाएंगे। अब हो सकता है कंपनी को पैसों की नीड ही ना हो या फिर जो मर्जी भी रीजन हो, लेकिन ये आईपीओ तो कंप्लीटली ओएफएस ही है, कंपनी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वैसे इस आईपीओ में एक एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है, तो अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं देन आप 18 रुपीज पर शेयर के डिस्काउंट पर इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे 192 की अपर प्राइस बैंड है, 18 रुपीज आप माइनस कर दो तो 174 की प्राइस पर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय है तभी, वरना तो नहीं करना, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये गलती नहीं करनी है। बाकी क्यूआईबीज को इसमें दिए जाएंगे 50% सीएस, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज को दिए जाएंगे एज यूजुअल 15% सीएस, 5% फॉर स्मॉल एचएनआई एंड 10% फॉर बिग एचएनआई। बात करते हैं इसकी लॉट साइज की, तो एक लॉट है 78 शेयर्स का। तो अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना है, उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। और उसके लिए आपको चाहिए होंगे 14,976 रुपीज़। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है 14 लॉट्स के लिए, यानी कि 1092 सीएस के लिए, और उसके लिए आपको चाहिए होंगे 2,09,664 रुपीज़। और बिग एचएनआई कैटेगरी में हमें अप्लाई करना है 67 लॉट्स के लिए, यानी कि 5,226 शेयर्स के लिए, और उसका अमाउंट है 10,03,392 रुपीज़। अब क्योंकि आईपीओ इस फ्राइडे को क्लोज होने वाला है 5 तारीख को, तो उसके बाद 6 और 7 का वीकली ऑफ है, देन 8 तारीख को इसका अलॉटमेंट है, फिर 9 को रिफंड, 9 को शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे और 10 जून को एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पर इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो देखिए जब से आईपीओ अनाउंस हुआ है तब से इसकी जीएमपी 20% के आसपास है, इनफैक्ट 20% से ऊपर ही है। अगर मैं आपको अभी का इसका एग्जैक्ट नंबर बताऊं कि इसकी जीएमपी कितनी है, तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पर इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में 28% के प्रीमियम मिल रहे हैं, जो कि काफी अच्छी जीएमपी है, खासकर एक मैनमोड आईपीओ में। और जैसा मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि बहुत दिनों के बाद कोई मैनमोड आईपीओ ऐसा आया है जिसकी इतनी अच्छी जीएमपी है, जिसे इतनी अच्छी डिमांड ग्रे मार्केट में मिल रही है। तो देखिए इस आईपीओ में अप्लाई ना करने का मुझे अभी तो कोई रीजन दिख नहीं रहा, चाहे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टेड है तो भी, और अगर आपको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है तब तो फिर सोचना ही क्या। भाई इतनी अच्छी इसकी जीएमपी है तो ये इंडिकेशंस तो 100% है कि हमें इस आईपीओ में अच्छे खासे लिस्टिंग मिल सकते हैं। वैसे अभी इसकी जीएमपी जरूर 28% के आसपास है, लेकिन आगे इसकी जीएमपी के जो भी अपडेट्स होगी, भाई अभी 3-4 दिन बाकी है इस आईपीओ में, तो जीएमपी जितनी भी बार कम ज्यादा होगी उसकी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप अपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करने ही वाला हूँ, बाकी लास्ट दिन मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूंगा इसके बारे में। लेकिन आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, या आपकी क्या प्लानिंग है इस आईपीओ को लेकर, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी क्या होती है, स्मॉल एचएनआई क्या है, बिग एचएनआई क्या है, उनमें कैसे अलॉटमेंट होता है, अगर आपको इन सब के बारे में जानना है देन आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख लें।